इसी क्रम में हम एक बात और ही बताना चाहते हैं कि ये वामपंथी बहुत पहले से ही साधु संत महात्माओं को देखना नहीं चाहते हैं, भगवान इनको पसंद नहीं है। और यह बात अपने वक्तव्य में शिवसेना का एक नेता, एनसीपी का एक नेता, इन दोनों ने कहा है अभी हाल के दिनों में संतों की हत्या के बाद, कि महाराष्ट्र के लोग भगवा को देखना नहीं चाहते हैं, साधु संतों को देखना नहीं चाहते हैं। अनिल देशमुख जी का भी कुछ ऐसा ही विचार है। और ये सभी एनसीपी और ये जो वामपंथी हैं या और लोग हैं, इनका सर्वोच्च जो सरगना है कौन है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो राष्ट्रवाद, देशभक्ति के नाम पर कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो वह उन्हें अपने अस्तित्व का दुश्मन लगता है। और अर्णव गोस्वामी जैसे मीडिया पर्सन उन लोगों को बहुत खटकता है। आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले हैदराबाद के एक मौलाना ने अपनी टीवी डिबेट में माफ़ी मांगी थी। उससे पहले उसने वीडियो जारी किया था जिसमें कहा था कि अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, एबीपी के कुछ पत्रकार, इस ढंग से कुछ पत्रकारों के नाम दिए थे कि इन लोगों का ऐसा हाल कर दिया जाएगा कि ये लोग कैमरा और माउथ पीस लेकर के सड़कों पे घूमना बंद कर देंगे, यानी कि इनका स्टूडियो बंद हो जाएगा, इनका कारोबार बंद हो जाएगा। ये पत्रकारिता का नाम सुन करके भयभीत हो जाएंगे। तो पत्रकारों को, देशभक्त पत्रकारों को, देश के पक्ष में बोलने वाले पत्रकारों को ये अपना दुश्मन मानते हैं और उनको डराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में जाने माने पत्रकार श्री अर्णव गोस्वामी के ऊपर कल कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रात में हमला किया जब ये अपनी पत्नी के साथ। राजनीति करवट बदल रही है। उसने गुंडागर्दी का रूप धारण कर लिया है। मैं भी इतना कुछ बोल रहा हूँ, लोगों का नाम दे रहा हूँ, हत्या मेरी भी हो सकती है, लेकिन अब बलिदान तो करना पड़ेगा, देश को बचाना है। मुझे बिल्कुल इसका कोई डर नहीं, जिसको मैंने आकर के मेरी हत्या कर दी। तो ये हम देखते हैं कि 16 दिसंबर से ही गुंडागर्दी शुरू हुई, जो अभी अर्णव गोस्वामी पर हुई है, और आगे भी संतों पर जानलेवा हमले होंगे। आगे भी जो देश के पक्ष में, सरकार के पक्ष में पत्रकार बोलेंगे, उनकी हत्या होगी या उनकी हत्या का प्रयास किया जाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देश के पक्ष में, भारतीयता के पक्ष में, भारतीय प्रतीकों के पक्ष में, भारतीय अध्यात्म के पक्ष में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पक्ष में बोलेगा, उसको मिटाने के लिए देशद्रोहियों ने कमर कस ली। आप लोगों को याद होगा कुछ मौलानाओं ने, जिसमें इंडिया के मौलाना भी हैं, पाकिस्तान के मौलाना भी हैं, बार बार उनका वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भारत की गति ऐसी बना देंगे कि नहीं इसका कोई इतिहास रहेगा, नहीं इसका कोई नामो निशान रहेगा। आने वाले वर्षों में, लगभग 20 वर्षों के बाद, उनका जो टारगेट है कि भारत नाम का कोई देश था, ये दुनिया भूल जाएगी। तो अब हम ये बात करते हैं एक समरी के तौर पर कि आखिर हमारे इन दोनों संतों और नीलेश तेलगाड़े, इन तीनों की हत्या का मुख्य कारण क्या है? पहला तो ये कि इन्होंने हत्या से 22 घंटा पहले जो इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की बात की, हिंदू भाई की बात की, जात पात और प्रांतीयता मिटाने की बात की, सारे विभेदों को मिटा करके
सारे भारतीय समाज को एक करने की बात की, इसके लिए इनको दंडित करना था, यानी इनको इस दुनिया से ही विदा कर देना था। तो पहला प्रयोजन तो इनका ये था। दूसरी बात, ऐसा करके वो सभी देशभक्तों को डराना चाहते हैं। तीसरा, ये जो बचे हुए देशभक्त हैं उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। इन साधु संतों के ऊपर इनकी हत्या करके, इन पर हमला करके, ये हिंदुओं में जो अभी तक धैर्य बना हुआ था, जो सहनशीलता बनी हुई थी, उसमें उबाल लाकर दंगा कराना चाहते हैं। इन हिंदुओं ने दिल्ली दंगा के समय काफ़ी बर्दाश्त किया, काफ़ी लोग मारे गए। मैं हिंदू मुसलमान कितने मारे गए इस पर बात नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, प्रहार तो इन पर हुआ ही, और ये मरे भी, काफ़ी संख्या में मरे। कौन कौन से मरे, बहुत सारे नाम तो ऐसे ही आप लोगों को पता होगा, यहाँ तक कि दिल्ली के डीसीपी तक मरते मरते बचे, उन पर भी जानलेवा हमला ही किया गया था। तो दंगा कराना इनका एक उद्देश्य है, और उस दंगा को ये गृह युद्ध का नाम देंगे, और गृह युद्ध के बाद इस देश के कई टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। इनका जो टारगेट है अभी कि हम कश्मीर को अलग कर दें, हम केरल को अलग कर दें, हम बंगाल को अलग कर दें, ये सब इनके एजेंडे हैं। उसके बाद ऐसा करके ये लोग जो प्रेजेंट लोकप्रिय मोदी सरकार है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, हर तरह से हो रही है, उस मोदी सरकार को बदनाम करके इस देश को खत्म करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि माओवादियों ने हत्या की, जो वहाँ पर उन संतों की हत्या जो भीड़ कर रही थी। कैपिटल टीवी के डॉक्टर मनीष कुमार के अनुसार उनमें बहुत सारे लोग अपने गले में क्रॉस पहने हुए थे, यानी क्रिश्चियन थे। दूसरी बात कि अजीत अंजुम जो एक जाने माने पत्रकार रहे हैं पहले, अभी भी कुछ वीडियो बना देते हैं, उन्होंने जो अपने वीडियो में बताया कि पीटने वालों में 12-15 से ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, और 2 गाड़ियों में पुलिस भर के वहाँ आई थी। तो क्या 2 गाड़ियों में कम से कम 10-12 पुलिस वाले नहीं होंगे? और अगर वो डंडा चार्ज करते तो क्या वो लाठी से पीट रहे जो लोग वहाँ पर थे, उनको डंडा मार करके भगा नहीं सकते थे? या अगर वो 10 पुलिस वाले थे, उनमें से 1-2 के पास तो रिवॉल्वर होती, वो अगर झूठा फायर भी करते तब भी वो भीड़ भाग जाती। पुलिस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस वीडियो में दिखाई देता है कि जो स्वामी कल्पवृक्ष गिरी जी थे, उन्होंने पुलिस वाले का हाथ पकड़ा हुआ था कि तुम मुझे बचा लो, और उस पुलिस वाले ने उनका हाथ छुड़ा दिया, अपने हाथ से झटक दिया एक तरह से, और भीड़ को सौंप दिया। पुलिस एक तलवार होती है, जैसी सरकार वैसी तलवार वैसी पुलिस। सरकार की अपनी एक नीति बनती है, अपनी एक योजना बनती है, उस योजना के मुताबिक पुलिस को वह सरकार आदेश देती है, और उसी के मुताबिक पुलिस काम करती है। ऐसा नहीं कि डे टू डे में आदेश रहता है, शुरू में ही एक प्लान बन जाता है, एक नीति बन जाती है, उसके मुताबिक पुलिस काम करती है, जो कि हमने कई राज्यों में देखा हुआ है। जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, या जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ की पुलिस कैसी थी, क्या व्यवहार करती थी लोगों के साथ, ये यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग अगर आपकी भैंस खोल कर लेके चले गए, और आप पुलिस में कंप्लेन करने जाते हैं कि फलाना हमारी भैंस खोल कर ले गया, तो पुलिस आप ही को पकड़ के अंदर कर देती थी। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं देखने को, लोगों ने बताया। और वही पुलिस आज योगी आदित्यनाथ के अंडर है। योगी आदित्यनाथ ने कोई अलग से पुलिस अपॉइंट नहीं किया है। ऐसा नहीं कि पहले वाली पुलिस को रिटायर कर दिया या टर्मिनेट कर दिया और नए लोगों को भर्ती किया, वही पुलिस वाले हैं।
लेकिन आज वो योगी आदित्यनाथ के मुताबिक चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जैसा नीति बना चुके हैं, जैसा ऑर्डर दे चुके हैं, उसके मुताबिक पुलिस वहाँ काम कर रही है। और यूपी की पुलिस आज सभी राज्यों के में पुलिस का सर्वे करें तो सबसे सक्षम पुलिस के तौर पर मानी जा रही है। पुलिस तो ही है, सरकार की जैसी नीति होती है वैसा पुलिस काम करती है। तो अभी पुलिस को वहाँ पर महाराष्ट्र में शायद ये आदेश मिला हुआ है कि भगवाधारी लोग हैं या साधु संत टाइप के लोग हैं या जो हिंदूवादी लोग हैं या जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, ऐसे लोगों को जहाँ मौका मिले वहाँ पर भीड़ को सौंप दो और भीड़ उनका खात्मा कर देगी। और हम ये लोगों को बता देंगे कि यहाँ पर बीजेपी या भगवाधारी लोग अनपॉपुलर हैं, महाराष्ट्र की जनता उनको देखना नहीं चाहती। तो ये इस पुलिस ने वहाँ भीड़ को सौंप दिया, भीड़ के बीच में इन संतों को सौंप दिया और भीड़ ने इनको पीट पीट के मार दिया और बहुत बेरहमी से मारा। तो हम बात करते हैं कि चाहे क्रिश्चियन हो या उनको माओवादी कहें, बात एक ही। अब है क्या कि माओवाद, हम आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में माओवाद को अगर इवैल्यूएट करें तो देखें कि माओवाद बेसिकली अत्याचारी, आतताइयों, बर्बर, निर्मम, क्रूर, निष्ठुर व्यक्तियों की विचारधारा जो प्रोपेगेंडा, झूठ, फरेब, निर्ममता, हिंसा, दमन, इसके सहारे पूरी धरती पर या धरती के किसी एक भाग पर, एक बड़े भाग पर, ज़्यादा से ज़्यादा भाग पर अपना अधिकार जमाकर अपनी दमनकारी नीति लागू करना चाहते हैं और दमन और बर्बरता को एंजॉय करना चाहते हैं। ये है हमारा माओवाद का आज के परिप्रेक्ष्य में अर्थ। अब है क्या कि आज हम किसको माओवादी कर सकते हैं? तो इन माओवादियों में जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस्लामिस्ट हैं, इस्लामिस्ट मतलब जो लोग इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया पर शासन करना चाहते हैं या जो वैसी शासन व्यवस्था कायम होगी उसमें धरती के कुछ भाग पर जिनका आधिपत्य हो, ऐसे इन लोगों को हम इस्लामिस्ट शासक कहते हैं। तो ये इस्लामी शासक भी माओवादियों में शामिल हैं। अब हम उनको माओवादी ही कहेंगे, इस्लामी शासक कहने का कि बार बार जरूरत है। जो टेररिस्ट हैं, पूरे दुनिया में जो भी टेररिस्ट हैं उनको हम माओवादी समूह में शामिल करेंगे। मीडिया पर्सन्स, मीडिया समूह जो इन माओवादियों की सहायता करके आने वाली जो इनकी शासन व्यवस्था, जिसको समझते हैं कि हम जल्दी जीत जाएंगे और पूरी दुनिया पर हमारा अधिकार होगा, उस शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, ऐसे मीडिया पर्सन भी माओवादी कहे जाएंगे। जो राजनीतिज्ञ अभी हमारे देश में है, जो देश के टुकड़े करके या इस देश के टुकड़े करके इस देश को मिटा देना चाहते हैं या इस पर माओवादियों की सत्ता कायम करने में सहायता करना चाहते हैं या अभी तक कोशिश कर रहे हैं, उन सभी राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिशियंस को, नेताओं को भी हम माओवादी ही कहें तो बेहतर है। इसमें जुडिशियरी में जो लोग हैं, चाहे कुछ जजेज हों या कुछ वकील हों, जो माओवादी शासन व्यवस्था में भागीदारी चाहते हैं, माओवादी शासन व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, वो भी माओवादी हैं। इसके अलावा माओवाद के द्वारा स्थापित हो सकने वाली संभावित शासन व्यवस्था में भागीदारी के लिए कुछ प्रोफेशनल्स, कुछ बिजनेसमैन भी शामिल किए जाएंगे। जैसे
श्रीमती एंटोनियो माइनो के एक प्रमुख सलाहकार, उनके ग्रुप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदमी हर्षमंदर, इस तरह के लोगों को भी आप माओवादी कह सकते हैं। तो आगे से माओवादी का मतलब सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं होगा, माओवादी का मतलब वो सारे कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, टेररिस्ट, मीडिया पर्सन्स, राजनीतिज्ञ, जुडिशरी के लोग, प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन जो संभावित माओवादी शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, ये सभी माओवादी कहलाने के योग्य हैं। आज का वीडियो इतना ही। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।